चलिए देखिए, जैसा कि 3G में क्वेश्चन करने के लिए दिए गए थे तो क्वेश्चन करके आ गए थे, और इसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आया है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 वाला बताना है। तो क्वेश्चन 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, समझिएगा। लिखा है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है वर्तमान में, है ना। अभी कह रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बता दो। तो पहले को है पिताजी हैं, तो पिताजी की मान लो x, और दूसरे नंबर पे क्या है पुत्र है, तो पुत्र की मान लो y वर्ष। तो लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। इसके बाद पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब इसमें बात आ रही 5 साल बाद, तो 5 साल बाद की उम्र निकाल लो पहले। तो यहाँ लिखेंगे हम 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो गई हुई है, पिता की आयु। हाँ, इसका बताइए यहाँ पर पिता की आयु कितने की हो गई है 5 साल बाद। अबे x हैगी, तो 5 साल बाद कितने हो गई x प्लस 5। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 5 वर्ष। पुत्र की कितनी रही होगी, पुत्र की आयु, हाँ सौरभ बताओ, y प्लस 5। ठीक है, इतना ही है। अब आते हैं प्रथम शर्त पर। प्रथम शर्त से इनने कहा कही कि जो पिताजी की आयु है अबे है ना। सो कह रहा है जो पिता की आयु है, तो एक तरफ लिख लें पिता की आयु और दूसरी तरफ लिख लें क्या, पुत्र की आयु। अब ध्यान से पढ़ना है दोबारा से लाइन को। क्या लिखा है इसमें लिखा हुआ है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी की 3 गुनी है, पुत्र की 3 गुनी है ना, पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो पुत्र की आयु में हुई है क्या को गुणा 3 को, और सोइए कैसे हो जाए बराबर। अब रखो यहाँ पर मान पिता की आयु का है अब x बराबर पुत्र की का है y और 300 x बराबर का बन गो 3y। समीकरण 1। द्वितीय शर्त पे पहुंचिए। द्वितीय शर्त से द्वितीय शर्त में क्या कहा, 5 साल बाद जो पिताजी की आयु है उसका 2 गुना। अगर पिताजी की आयु में 2 को गुणा कर देते ही, और फिर कह रहे पुत्र की आयु में कर दे 5 को गुना, तो दोनों कैसे हो जाते, बराबर हो जाते। सो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष बाद किसकी आयु पहले लिखेंगे, पिता की। तो पिता की आयु एक तरफ लिख ली पिता की आयु, दूसरी तरफ क्या लिखे 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। अब एक बार दोबारा सेंटेंस पढ़िए। क्या लिखा, 5 साल बाद पिता की आयु का 2 गुना। तो आयु में की में होना 2 गुना, पिता की में करिए 2 का गुना। कह रहा है फिर पुत्र की आयु के 5 गुने, तो पुत्र की आयु में कितने का गुना होना है 5 को। सो कैसे हो जाएंगे बराबर। तो अब देखो यहाँ 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी है x प्लस 5 इंटू 2 बराबर 5 साल बाद पुत्री कितनी है y प्लस 5 इंटू 5। इनका गुणा कराओ अंदर, तो बनेगा 2x प्लस के 10 बराबर 2y प्लस के 25। हाँ बिल्कुल 5y होगा, तो 5 का गुणा होना ना। अब क्या करिए एक्स वाई वाले एक तरफ कर लो, सो उठा के ले आओ y को इस तरफ, 5y को, सो माइनस के 5y बराबर 25, और जे ताए ले जाओ, सो जे माइनस के हो जाए 10। सो का बन के तैयार होगा, यहाँ बना है 2x माइनस के 5y बराबर 15 समीकरण। तो समीकरण 1 और 2 बन गए। अब इनको हल करें तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाए। तो देख रहे हुई हो समीकरण 1 में सीधो x को मान दोगे y के पदन में। सो प्रतिस्थापन विधि से कर लो। सो x का मान
समीकरण 1 से समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। सो लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने में, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो यहाँ देखिए 2 लिखा, 2 लिखिए, x की जगह कितना लिखना है 3y। सो यहाँ पर इंटू 3y माइनस के 5y बराबर कितना है 15। सो 3 दूनी 6y माइनस के 5y बराबर 15। सो y बराबर कितना 15, y को मान आ गो। x को निकाल लें, सीधा सीधा x का देखो ये है y के पदों में समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में y को मान रखा था। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। सो यहाँ पर x बराबर लिखा हुआ है 3y, y की वैल्यू कितनी है 15, x बराबर कितने आ गए 45। सो लिखेंगे अतः पिता की वर्तमान आयु क्या मानी थी x मानी थी देखो, और x की वैल्यू कितनी आ गई 45। सो लिखेंगे 45 वर्ष। इसके बाद पुत्र की वर्तमान आयु क्या मानी थी, देखिए इधर y मानी थी ना ये। सो y की वैल्यू कितनी आई 15। सो लिखेंगे 15 वर्ष। समझ पाए, कोई डाउट है नहीं है ना, तो उतारो जल्दी से। चलिए देखिए फिर इसके बाद क्वेश्चन 12 वाला देखिए, 10 और 11 तो हो गया। इसके बाद देखो 12 वाला, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि एक त्रिभुज ABC में, किसमें लिखा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जो एंगल C है वो बराबर है 3 एंगल B के और बराबर है 2 कोष्टक में एंगल A प्लस के एंगल B के। तो कह रहे त्रिभुज के तीनों कोण बताओ। त्रिभुज के 3 कोण कौन कौन, A हुई है, एक B हुई है, एक C। एंगल A की वैल्यू बताना, एंगल B की वैल्यू बताना और एंगल C की वैल्यू बताना। ठीक है, इतना बताना है। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्या, एंगल C बराबर 3 एंगल B, समझिएगा अच्छे से, 2 कोष्टक में एंगल A प्लस के एंगल B, ये लिखा ना बराबर बराबर में। तो क्या है कि इसके बराबर में इसको लिखा जा सकता है, इसके बराबर में भी इसको लिखा जा सकता है, लिख सकते नहीं। सो हम क्या लिखेंगे, इससे 2 समीकरण बन जाएंगे। तब क्या लिखेंगे कि जो एंगल C है, एंगल C बराबर हो जाएगा कितना 3 एंगल B। सो एक समीकरण तो ये बन गया। इसके बाद इसके बराबर में इसको लिख सकते हैं, एंगल C बराबर 2 कोष्टक में एंगल A प्लस एंगल B, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो हमने महत्वपूर्ण तथ्य में बताया था, क्या बताया था कि कोई भी एक त्रिभुज हो तो उसके तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। ये पता होना चाहिए, इसीलिए लिखा है कि त्रिभुज ABC में। सो लिखेंगे, हम जानते हैं, ऐसा लिख दो, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी कि एंगल A प्लस के एंगल B प्लस एंगल C करें तो कितना आ जाएगा 180 आ जाए। ये तो देख रहे हो ये समीकरण दूसरे में देखो कि एंगल A प्लस B है तो सीधी वैल्यू निकाल लो इसकी। सो एंगल A प्लस B नहीं छोड़ दो। सो एंगल A प्लस के एंगल B बराबर का हो जो 180 माइनस एंगल C। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, A रख सकते हैं कि नहीं। सो इसकी जगह समीकरण में दूसरे में रख दो। सो देखो C में बन जाए, और जब C में बन जाए तो C का मान निकल के आ जाए। समझ आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। जैसे ये 2 समीकरण है, इससे निकल के आ गया, ये समझ आया। ठीक है, अब ये तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, लिख दिया। अब जैसे हमें सॉल्व करना है इन समीकरण को, सो यहाँ पर A प्लस बी इकट्ठो लिखो ना। सो ई से A प्लस बी की वैल्यू निकाली जा सकती है ना पक्षांतर करके। सो A प्लस बी को इतना ही छोड़ दो हमने, और एंगल C को होता है ले गया, सो माइनस को हो गया।
सो एम ए प्लस बी जितने हुई है, एंगल ए प्लस एंगल बी जितने भी हुई है उतने का रख सकत 180 माइनस के एंगल सी रख सकत ना। सो समीकरण 2 में है ऐसो, तो समीकरण 2 में रख दो। सो सी जो है और सी जो है तो सी में बन जाए समीकरण, और जब सी में बन जाए तो सी को मान निकल के आ जाए। सो यहाँ पर लिखिए समीकरण 2 में एंगल ए प्लस के एंगल बी का मान रखने पर रखेंगे, रख दीजिए। सो यहाँ क्या बनेगा, एंगल सी बराबर 2, इसकी जगह क्या रखना है 180 माइनस के एंगल सी, एंगल सी बराबर इसका अंदर गुणा कराइए 360 माइनस के 2 एंगल सी, यही बने। इनको उठा के सी की तरफ ले आओ। सो कितने हो जाए 2 एंगल सी प्लस के हो जाए। इनको जोड़िए कितने हो गए 3 एंगल सी बराबर 360, 3 से काट दीजिए कितने बार में 120। एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई 120, एक कोण आ गया। अब देखो सी में और कौन सा संबंधित कोण है, देखो पहला समीकरण दिख रहा होगा कि सी और बी में है, केवल 2 में देखो कि 2 चर कोण में है, यानी कि 2 कोण में संबंध कौन सा है, ठीक है ना। तो सी देखो ई में भी है तो सी ई में भी है, लेकिन ऐसा समीकरण देखना है कि जिसमें केवल क्या हो 2 चर होगा। सो ई में देखो 1 2 3 है और इसमें क्या है 1 2 है, तो 2 वालों ले लो और जब एक को मान रखना है दूसरे को निकल के आ जाए। समझ पा रहे हैं इतना। सो हम एंगल सी की वैल्यू किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखो। एंगल सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है देखिए, एंगल सी बराबर 3 एंगल बी, यही है ना। तो सी की जगह एंगल सी की जगह कितने के रखने 120, तो 3 से जो कट जाए क्या बार में 40 बार में। एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल बी की वैल्यू आ गई 40, आ गई क्या नहीं। अब काय की निकाल लें, एक ही रह गई। अब एक ही निकाल लें तो देखो 1 2 समीकरण तो है इनमें रख सकते ही, इसमें नहीं रखना तो सीधा इसमें रख सकते ही, तो इसी में रख दो, इसको तीसरा मान लो समीकरण। ओके। सो किस किस की वैल्यू रखें, ए की निकाल रहे हैं, सो बी की रखने हैं और सी की, और बी की हमारे पास आ गई और सी की आ गई। तो एंगल बी और सी की वैल्यू समीकरण 3 में रख दें। रखिए लिखेंगे समीकरण 3 में एंगल बी और एंगल सी के मान रखने पर रखिए जरा। सो लिखा एंगल ए, सो एंगल ए लिखेंगे प्लस एंगल बी की जगह कितना लिखें 40, एंगल सी लिखा सी की जगह 120 बराबर 180। तो एंगल ए प्लस के कितना बन गया 160 बराबर 180। एंगल ए बराबर कितना 180 माइनस 160, एंगल ए बराबर कितना आ गया 20। सो लिख देंगे अतः त्रिभुज के तीनों कोण बराबर, अतः त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः, या ऐसे लिख दो तीनों कोण, एंगल ए बराबर कितना आया 20 डिग्री, एंगल बी बराबर कितना आया 40 आया, एंगल सी बराबर कितना आया 120। तो ये हो गया आंसर। समझ पाए, कोई डाउट है तो उतारो जल्दी से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 तो कर लो ना, प्रतिस्थापन विधि से करना, 13 कर लोगे। 14 देखो है ना, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 में लिखा है कि दो मित्रों कौन कौन है, अनी है और बीजू है, इनकी आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। तो कैथी और धर्म की आयु का अंतर कितना है 30 वर्ष है। तो इनने कहा अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए, तो जो ज्ञात करनी है उन्हीं को मान लो। तो पहले अनी है और फिर बीजू है। सो अनी की माने लेते हैं x वर्ष और बीजू की माने लेते हैं y वर्ष। तो लिखेंगे माना अनी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष
फिर है बीजू, तो बीजू की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष। इसमें दो नाम और आ रहा है, एक धर्म आ रहा है, एक कैथी आ रही है। जो धर्म है वो अनी के पिताजी हैं, और जो बीजू हैं, सॉरी जो कैथी हैं बीजू की बहन है। ठीक है, इधर देखिए। सो पहले लिखा है इन्होंने प्रथम शर्त में कि इनकी आयु का अंतर कितना है, 3 वर्ष। ठीक है, सो यहाँ पर हम पहले प्रथम शर्त से करते हैं। प्रथम इनकी आयु का अंतर मतलब जो पहले नाम लिखो अनी और फिर दूसरा है बीजू, अनी की में से बीजू की घटाई जात, सो वो कितना बनता है, 3 वर्ष बनता है, यानी x माइनस वाई बराबर 3। समीकरण पहला। इसके बाद द्वितीय शर्त पर पहुंचते हैं। द्वितीय शर्त में कहा गया है इसमें, इनने कही कि अनी के पिता धर्म की आयु, सो यहाँ पर लिखेंगे धर्म की आयु, सीधा लिख लें, पता तो है ही पिताजी हैं की के हैं, अनी के, सो लिखें धर्म की आयु। धर्म की आयु और फिर किससे संबंधित है, अनी की आयु है ना, अनी की आयु एक तरफ लिख लो, अनी की आयु। धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है, सो की दोगुनी है, अनी की दोगुनी, सो अनी की आयु में 2 को गुणा बीच में बराबर। सो यहाँ धर्म की आयु कितनी आ गई, धर्म की तो मान गई नहीं जाना हमने कछु, तो धर्म की निकल के आ जाए, कितनी आ जाए, अनी की कितनी थी x, तो 2 लिखो जो, सो x गुणा 2 करें, सो धर्म की आयु कितनी बन जाए, 2x वर्ष। बताओ कोई समस्या हो तो, कोई डाउट इतने में। अब दूसरा सेंटेंस लिखा है, क्या लिखा है कि बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है, तो बीजू की आयु एक तरफ लिख लो, एक तरफ लिख लो कैथी की आयु। यहाँ लिखेंगे बीजू की आयु और एक तरफ लिखेंगे कैथी की आयु। मैथी नहीं लिख लियो है ना, मैथी नहीं समझ लेना, कैथी है नाम। तो देखिए बीजू की आयु कैथी की आयु की दोगुनी है, की दोगुनी है कैथी की आयु की, तो कैथी की आयु में हुई है 2 को गुणा और जे हो जाए बराबर। बीजू की आयु दी गई का, दी गई, लिखो वाई। कैथी की आयु दी गई क्या, नहीं दी गई, तो लिखो कैथी की आयु की जगह कैथी की आयु। ठीक है, इंटू 2। हमें कैथी की आयु निकाल लेना, सो जो 2 गुणा में है ताए काय में आ जाए, भाग में, सो वाई बटे 2 हो जाए, किसकी आयु, कैथी की, सो लिख दें कैथी की आयु बराबर वाई बटे 2 वर्ष। समझ पाए इतना। अब फिर इसके बाद शर्त है अगली, हाँ बिल्कुल है, फिर लिखा है कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है, क्योंकि कैथी की आयु और धर्म की आयु का अंतर मतलब माइनस करने है ना, धर्म की आयु बराबर कितना है 20 के 30 लिखा है इसमें, 30 है, 30 वर्ष, 30 लिख दिया जाए। कैथी की आयु देखो कितनी आई, कैथी की आयु कितनी आई, वाई बटे, लिख दो वाई बटे 2। धर्म की आयु कितने का आई, 2x आई क्या नहीं, बराबर 30। इसके नीचे बन करके एलसीएम ले डालो 2, सो यहाँ y माइनस के 4x बराबर 30। इसके नीचे बन करके क्रॉस करा दो, सो y माइनस के 4x बराबर 30 दूनी 60। समीकरण सेकंड, ये समीकरण पहला है, समीकरण वो सेकंड है ना। सो इनको ऐसा लिख लो, चाहे तो क्रम से लिख लो, x के पहले रख लो, सो माइनस के 4x प्लस के y बराबर 60। अब मान लो सेकंड। अब लिखो समीकरण 1/2 से, समीकरण 1 को उतारो, x माइनस के y बराबर है कितना 3 और माइनस के 4x प्लस के y बराबर है कितना 60। अब इधर देखो कि गुणांक y के समान है, तो इनके चिन्ह देखो, चिन्ह अलग अलग हैं, और जब अलग अलग होते हैं तो क्या लिखत हैं, जोड़ने पर।
सो जोड़ दो, इनको जोड़ो, ये x है प्लस के माइनस के 4x जे हैं, तो माइनस से क्या बचे 3x, जे y के हैं, y माइनस के हैं, जे प्लस के जे कट जाए, जे कितने हो जाए, जे होगा कितने 63 होगा। लेकिन ये माइनस में क्यों आ रहा है, माइनस में नहीं आना चाहिए। हाँ तो यहाँ पर इनने जो शुरू में अंतर लिखा था ना, तो यहाँ पर इनका बीजू माइनस ही होना चाहिए जब आगे आएगा। पहले देख लो यहाँ पर कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 है, तो कैथी पहले आए फिर धर्म आए, ठीक है, सही नहीं है। एक बार दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। दो मित्र हैं अनी और बीजू, इनकी आयु का अंतर कितना है 3, यानी कि अनी में से बीजू की आयु घटा सो 3, जो पहले होते ही जो उसमें से घटाया जाता है दूसरा वाला। फिर इनने कही धर्म की आयु है जो अनी की आयु की दोगुनी है, तो जो 2x हो गई धर्म की। बीजू की आयु कह रहा है, बीजू की आयु उसकी बहन कैथी की दोगुनी है, तो कैथी की दोगुनी कर दी, तो ई से निकल के आई कैथी की कितने आ गई y/2। फिर लिखा है इनने कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर कितना है 30 है, तो कैथी पहले लिखें धर्म बाद में लिखें, तो ये कितना है 30 लिख दिया। कैथी की आयु कितने है y/2, धर्म की कितनी है 2x, तो 2x लिख दिया। इनको सॉल्व किया, ये बन के तैयार हुआ, ठीक है। सो यहाँ पर इतना लिखा, यहाँ माइनस के 3x बन रहा है, यहाँ 63 बन रहा है, तो क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा गलत है ना। आगे पीछे लिखा है, ये लिखने शुरू में ये कर लेते, या तो यहाँ बीजू और अनी की आयु का अंतर ऐसा होना चाहिए y माइनस, या इधर कर दो धर्म की आयु और कैथी की आयु का अंतर 30 है ना। सो पहले किसकी लिखते धर्म की फिर कैथी, समझा। अब देखो अगर थोड़ा सा अगर इतना सोचो, अगर इतना सोचो कि धर्म के पिताजी हो जे क्या है कैथी ये बहन है, पिताजी की उम्र ज़्यादा हुई है, धर्म की इसकी कम हुई है। सो इसको आगे लिख लें, इसको पीछे लिख लें, ठीक है। तो इसको आगे पीछे लिखने से मतलब सीधे तो माइनस लगा देते हैं, समझ पाए, क्योंकि लिख गया इसलिए हमने यहाँ माइनस लगा दिया। अगर ऐसा नहीं समझ पा रहा तो ऐसा कर लो, धर्म के में से कैथी को घटा दो, ऐसा कर लो। सो यहाँ ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, ये प्लस ये माइनस, और यहाँ पर ये बनेगा प्लस का माइनस का, इधर बना प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस। अब क्या लिखने आया घटाने पर, फिर भी पे तो डिस्टर्ब हो रहा है, सही है सही है सही है, घटाने पर माइनस प्लस माइनस। सो यहाँ पर देखिए 3x बना माइनस, इनका कितना बनेगा माइनस के 57, माइनस माइनस कैंसल 19, x बराबर 19। y की वैल्यू भी निकाल लें, तो x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 में रखें तो क्या बने, x की जगह रखना 19 माइनस y बराबर 3। सो इसको उधार ले जाओ, सो y बराबर 16 बन जाए, ये आएंगे, ठीक है, समझ पाए, उतारिए। हाँ तो डिस्टर्ब है ना क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चन है 15वां, कौन सा 16, 15 तो कर लोगे ना, बहुत बढ़िया। 16 देखिए, 16 में लिखा क्या है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए और दो इक्वेशन दिए गए हैं, px प्लस के qy बराबर 0, ये समीकरण पहला है, और दूसरा है lx प्लस के my बराबर n, समीकरण दूसरा, ठीक है। तो दोनों में पहले तो ये पता करिए कि दोनों में x x है और ई में y y है, और जब ये हैं ये तो क्या हो जाएगा कि हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो समीकरण 1 ले लो, है ना, समीकरण 1 से मान निकाल लो, क्योंकि प्रतिस्थापन में हम क्या करते हैं कि किसी भी एक समीकरण को लेके एक चर का मान दूसरे चर के पदों में निकाल लेते हैं। सो यहाँ पर हम समीकरण पहला लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है px प्लस के qy बराबर 0। सो px, इनको इतना उठा के ले आओ, माइनस के qy हो जाए, और x की वैल्यू निकाल लेते हैं, सो माइनस के qy बटे में p, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई y के पदों में, ये मान लो समीकरण तीसरा। अब यहाँ क्या करेंगे कि x की वैल्यू आ गई जो
तो इसकी वैल्यू कौन में प्रतिस्थापित कर दें? हमने निकाली 1 से है तो रखें कौन में? 2 में। अगर 2 से निकाली तो रखते 1 में, यानी कि जिससे निकाली उमें नहीं रखना पड़त, अगले वाले में रखना पड़त जो भी बच्चू है। सो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करिए। समीकरण 2 क्या है? L इंटू एक्स की वैल्यू रखिए, x की वैल्यू ये है माइनस के क्यू बटे पी इंटू वाई लिख दिया, प्लस के एम वाई बराबर एन, यही है। यहाँ पर इनका गुणा कराओ से माइनस के बन जाएगा क्यू एल बटे पी इंटू वाई, यहाँ प्लस के एम वाई बराबर एन। इसके नीचे एन बन करके एलसीएम ले लीजिए। यहाँ ज्यों का त्यों रहेगा माइनस के क्यू एल वाई, क्योंकि पी से पी में भाग 1 आ जाए और 1 को गुणा ई में जहीं को तहीं, इससे से भाग लगाओ पी आई, पी का इसमें गुणा करो तो क्या बने पी एम वाई। ठीक है, प्रधानमंत्री योजना। ठीक है, एन बटे 1 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ इसको। सो यहाँ क्या बन गया? इनको आगे लिख लें प्लस को, इनको माइनस को बाद में लिख लें। सो यहाँ पर लिख लें हम पी एम बाई माइनस के क्यू एल वाई बराबर इनका गुणा करो एन पी। इनमें देख रहे हुई कि वाई कॉमन आ रहा, वाई कॉमन ले लो, सो बने पी एम माइनस के क्यू एल बराबर एन पी। सो यहाँ पर हमें निकाल ले हैं वाई की वैल्यू, तो वाई निकालें जे काय में है तो गुणा में, वाई के संग है तो इतना काय में चले जाए भाग में। सो हो जाएगा एन पी बटे में पी एम माइनस के क्यू एल। सो ये वाई की वैल्यू तो आ गई है, एक्स की ओर निकाल लें तो सीधी सीधी समीकरण 3 में रख दो मान वाई का। सो रखेंगे वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, रख तो किसी में भी सकते हैं, लेकिन इसलिए इसमें डायरेक्ट आ जाएगा एक्स का, तो इसमें 3 में रख दो बस, समीकरण 3 में रखने पर। तो एक्स बराबर माइनस के क्यू बटे पी इंटू एक्स की वैल्यू है एन पी बटे में पी एम माइनस क्यू एल, पी से पी उड़ा दो, एक्स बराबर क्या माइनस के क्यू एन बटे में पी एम माइनस के क्यू एल। ये माइनस हटाना है, सो नीचे से माइनस कॉमन ले लो, सो माइनस कॉमन लो, सो जो प्लस के हो जाए माइनस के हो जाए, माइनस के हो जाए जो प्लस के, तो यहाँ लिखो माइनस के क्यू एल माइनस के पी एम, ये प्लस का हुआ क्यू एल, अब माइनस माइनस कैंसिल। सो एक्स बराबर क्या बना है क्यू एन बटे में क्यू एल माइनस के पी एम। सो ये हो गया एक्स की वैल्यू, बाद में लिखेंगे अतः एक्स बराबर ए और वाई बराबर ए। समझ पाए? कोई डाउट है? उतारो तो जल्दी से। देखिए तो 16 तक करवा दिए थे, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है, तो क्वेश्चन 17 को सुनिए अच्छे से पहले। लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। कोई दूरी है जो रेलगाड़ी एक समान चाल से तय करती है। कह रहे कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती, सोचते नहीं कि काश ऐसा होता, तुम भी सोच लो काश हम प्रधानमंत्री होते, है ना? ठीक है ना? ऐसे ही इसमें कहा गया कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चलती तो नियत समय से उसे 3 घंटे अधिक लगते। तो कह रहे रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बता दो। क्या बताना है? दूरी बताना है। और शुरू में क्या है? चाल दी गई है, तो हम चाल मान लेते हैं और समय मान लेते हैं, तो जिससे दूरी आ जाएगा। देखो मानो रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, x की एमपीएच किलोमीटर पर आवर। ओके, इसके बाद नियत समय कितना लगा दूरी को तय करने में? नियत समय, तो लिखेंगे नियत समय
मान लिया हमने क्या, y घंटे लगे, कितने लगे, तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कितनी है x, समय कितना है y, तो ये निकल के आ जाए xy किलोमीटर। समझ पाए इतना। अब यहाँ पर आते हैं प्रथम शर्त पर। प्रथम शर्त से इन्होंने कहा है कि रेलगाड़ी की चाल यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो यदि चाल कितनी हो जाए, रेलगाड़ी की चाल हो जाती कितनी, पहले आती x किलोमीटर प्रति घंटा, अब 10 ज़्यादा हो गई तो 10 का हो जाए, इसमें जुड़ जाएगी ना, x प्लस के 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कितना लगता है ना, रेलगाड़ी को समय कितना लगता, 2 घंटे कम लगते। पहले कितना लग रहा था, y घंटे लग रहे थे, अगर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं किया जाए तो 2 घंटे y घंटे लग रहे थे। अब जेकर रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा कर दी जाए तो समय 2 घंटा का होते ही कम लगते। तो पहले y लग रहा था समय, अब y माइनस 2 घंटे समय लगेंगे, लगेगा नहीं। तो इसके हिसाब से दूरी क्या रहेगी, दूरी बराबर का होते ही चाल गुणा समय। तो चाल क्या है x प्लस के 10 और समय क्या है y माइनस के 2। चूँकि दूरी तो वही है, दूरी तो उतनी ही है। सो जो पहले थी, पहले दूरी कितनी है xy, अब दूरी कितनी है ये वाली, तो दोनों दूरी को बराबर में रखा जाएगा। तो रख दीजिए यहाँ पर xy बराबर x प्लस के 10 और यहाँ y माइनस के 2 रखोगे। यहाँ xy है, xy रखिए बराबर, इनका मल्टीप्लाई कराइए, xy माइनस के 2x प्लस के 10y माइनस के 20। xy से xy को उड़ा दो, उड़ा दिया, इनको इतना उठा के ले आओ, सो 2x प्लस के हो जाए, इन्हें इतना उठा के ले आओ माइनस के 10y बराबर में माइनस 20। इनमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले रहे हैं तो का बने x माइनस 2 पंचे 10, तो यहाँ 5 आ जाए बराबर माइनस के 20। 2 से काट दो, यहाँ 10 बार में कट जाए, तो बन गया x माइनस के 5y बराबर माइनस के 10, समीकरण 1। ऐसे ही द्वितीय शर्त पर पहुंचेंगे। द्वितीय शर्त में क्या लिखा है कि यदि चाल कितनी हो जाए, यानी कि रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाए, कह रहा है कि धीमी रही होती, धीमी मतलब कम जाती, इतनी चाल कितनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले कितनी थी x थी, अब 10 किलोमीटर कम गई तो कितनी बची होगी x माइनस 10। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस के 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कितना लगता है ना, अब जब चाल कम हो गई तो समय ज़्यादा लगे, तो इनने कही कि नियत समय से 3 घंटा ज़्यादा लगते। और नियत समय कितना है y है, y घंटा नियत समय, तो 3 घंटा कह रहे ज़्यादा लगते, तो कितना लगता y प्लस 3। यहाँ लिखेंगे y प्लस के 3 घंटे। अब यहाँ दूरी बराबर निकालेंगे, और दूरी बराबर जानत हो कि चाल गुणा समय होता है, तो इन दोनों का गुणा करा देना, x माइनस के 10 y प्लस के 3। ओके, अब दूरी तो वही चल रही, तो इसकी जगह पर क्या रखेंगे एक्स वाई बराबर में, इनका अंदर गुणा करा दो, क्या बने एक्स वाई प्लस के 3x माइनस के 10y माइनस के 30। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल कर दो, यहाँ क्या बचा 0 बराबर 3x माइनस के 10y माइनस के 30। यही बना, 30 को उठा के दाएं ले आओ, तो प्लस के हो जाए 30, तो क्या बनते 3x माइनस के 10y बराबर 30 प्लस के। समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण पहला ए है, दूसरा ए है, तो दोनों समीकरण को हल करना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 उतारिए, एक क्या है x माइनस के 5y बराबर माइनस 10, और समीकरण 2 क्या है 3x माइनस के 10y बराबर 30। अब इन्हें हल करना है, हल तो कर लोगे विलोपन विधि से। देखो यहाँ 10 है y की जगह, y का गुणांक 10 है, इधर 5 है, तो 5 को 10 बनाओ जा सकते कैसे, पहले में 2 का गुणा करा दिए समीकरण, कर लो ना, बहुत बढ़िया। तो उतारिए इतना जल्दी से। देखिए, तो इसको सॉल्व तो कर लिया होगा, तो सॉल्व करने पर x की वैल्यू आई होगी 50 और y की वैल्यू आई होगी 12। तो हमें निकालना है कुल दूरी
तो कुल दूरी बराबर क्या था, एक्स वाई। देखिए ऊपर क्या लिखा था, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू रखिए कितनी है 50, वाई की वैल्यू 12, तो 12 पंचे 60 यानी 600 किलोमीटर दूरी तय की उसने, ठीक है ना। तो इतना करिए, हटा दे तो अब इसको। चलिए देखिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। सुनिए पहले अच्छे से। इन्हें लिखा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करना है, जैसा कि इन्हें आकृति में बना के दिया है। इन्होंने आकृति में बनाया इस प्रकार से। A B C D। ए का मान देखिए कितना दिया गया है, 4y प्लस के 20, और बी का है 3y माइनस के 5, और सी का है माइनस के 4x, और डी का है माइनस के 7x प्लस के 5। ये दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखेंगे, दिया है, अब चक्रीय चतुर्भुज है तो 4 कोण भी है। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, तो देखो दिख रहे होंगे ए बी सी डी। तो दिया है एंगल ए बराबर है 4y प्लस के 20, और एंगल बी बराबर कितना है 3y माइनस के 5, और एंगल सी बराबर है माइनस के 4x। इसके बाद एंगल डी बराबर है माइनस 7x प्लस के 5। ये है। अब एक प्रमेय लिखवाई थी, बताई थी महत्वपूर्ण तथ्य में, उसमें लिखा था कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। कहने का मतलब होता है कि आमने सामने वाले जो कोण हैं उनका योगफल होता है 180। तो आमने सामने वाले देखो, ए के आमने सामने देखो, ए सी आमने सामने है और बी और डी आमने सामने। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। अर्थात हम क्या कहेंगे कि एंगल ए और एंगल सी को जोड़ें तो कितना है 180, तथा एंगल बी और एंगल डी को जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा 180। तो पहले इसमें रखेंगे, क्योंकि एंगल ए प्लस की एंगल सी बराबर 180 है, तो एंगल ए की वैल्यू देखिए कितनी है 4y प्लस की 20 प्लस सी की वैल्यू कितनी है माइनस के 4x बराबर 180। तो यहाँ कितना बन गया 4y प्लस के 20 माइनस के 4x बराबर 180। तो यहाँ पर देखिए 4y माइनस के 4x बराबर 20 को बताया उठा के ले जाओ, तो 180 में से 20 घट जाए माइनस हो जाए। इनमें से 4 कॉमन ले लो तो बना y माइनस के x बराबर यहाँ 160। 4 से काट दीजिए, यहाँ कितना बार में 40 बार में, y माइनस के x बराबर कितना हो गया 40। तो ये हो गया इक्वेशन पहला। अब यहाँ पर चूंकि ये भी दिया था देखो कि एंगल b प्लस एंगल d बराबर कितना है 180, तो लिखेंगे एंगल b प्लस एंगल d बराबर 180। एंगल b की वैल्यू देखिए कितनी है 3y माइनस 5, प्लस एंगल d की वैल्यू देखिए कितनी है माइनस के 7x प्लस के 5 बराबर 180। तो 3y माइनस के 5 अंदर गुणा कराओ तो माइनस 7x प्लस के 5 बराबर 180। यहाँ देखिए 3y माइनस के 7x, जो माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल हो जाए बराबर कितना 180। समझ पा रहे हैं इतना। ये समीकरण क्या हो गया सेकंड। तो एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। इन दोनों समीकरण को हल करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करके एंगल ए बराबर, तो इसमें वाई की वैल्यू की जरूरत है, तो वाई का मान रखें। फिर एंगल बी का मान निकालेंगे, इसमें वाई का मान रख के। एंगल सी का मान निकालेंगे, एक्स का मान रख के। एंगल डी का मान निकालेंगे, इसमें एक्स का मान रख के, क्योंकि हमें चारों कोण निकालना है, केवल एक्स वाई तक ही नहीं रहना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 लिखिए क्या है, ये लिखा हुआ है y माइनस के x
बराबर में 40। तो समीकरण पहला। समीकरण दूसरा है 3y माइनस के 7x बराबर में 180। समीकरण सेकंड। अब यहाँ देखिए विलोपन विधि से करना है तो समीकरण एक में कितने से गुणा कराते हैं? 7 से कराते हैं, जिससे हम x को क्या कर लें, विलोप कर दें। तो लिखेंगे समीकरण एक में 7 से गुणा करने पर तो यहाँ पर समीकरण एक में 7 से गुणा कराइए तो बन जाएगा क्या? 7y माइनस के 7x बराबर 7 चौको 28 मतलब 280 बनेगा। दूसरे में तो कराना नहीं है, दूसरा जब हम करते हैं लिखिए 3y माइनस 7x बराबर 180। यहाँ इनके चिन्ह देखो, चिन्ह कैसे हैं इनके? समान है, मतलब एक जैसे हैं। तो काले के यहाँ पर घटाने की, तो घटाइए माइनस प्लस माइनस, ये से कैंसिल हो जाए। इससे घटाइए कितना बनेगा? 4y बनेगा। यहाँ घटाइए 100 बनेगा, 4 से काट दीजिए कितना? 25। y बराबर कितना आ जाएगा? 25। y की वैल्यू 25 आ गई। x की ओर निकालना है तो y का मान समीकरण एक में रख दो। y का मान समीकरण एक में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है कि y माइनस एक्स बराबर 40 है। y की वैल्यू कितनी रखेंगे? 25 माइनस के x लिखा, x लिखिए बराबर में 40 है, इतना ही है। तो इसको इस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले जाओ, नहीं ऐसा नहीं करना तो x को ही छोड़ दो माइनस का, इसको इस साइड ले जाओ। तो माइनस के 25, यहाँ कितना? माइनस एक्स बराबर 15 बना। तो x बराबर कितना? इसका माइनस हटा के इसके यहाँ लगा दो, इसका हटा दो, यहाँ से हटा दो, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 15। तो हमें निकालना है कोण, तो चक्रीय चतुर्भुज के कोण निकालो। चक्रीय चतुर्भुज के कोण। तो एंगल ए बराबर क्या था? एंगल ए बराबर था 4y प्लस के 20। तो यहाँ पर देखिए 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई? 25 प्लस के 20 कितना आएगा? 25 चौको 100, 120 आ जाए। एंगल बी बराबर कितना था? एंगल बी बराबर 3y माइनस के 5 है, 3 सीधा रख रहे हैं। y की वैल्यू, y की कितनी? 25 माइनस के 5 तो कितना बनेगा? 25 की 75 माइनस के 5 यानी 70, ठीक है। इसके बाद एंगल सी बराबर निकालेंगे। एंगल सी बराबर कितना आ जाएगा? माइनस 4x है ना, तो माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 15 कितना आ जाएगा? 15 चौको 60 माइनस माइनस प्लस। इसके बाद एंगल डी की वैल्यू कितनी है? माइनस के 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस के 15 प्लस के 5। क्या करिए? माइनस माइनस प्लस, 15 सत्ते 105, 105 और 5 110, ये बन के आ गया। ये देखो कि हमारा आंसर गलत तो नहीं आया है, चक्रीय चतुर्भुज है ना, चेक कर लो। कैसे देखना है? एंगल ए और सी, एंगल ए और सी को जोड़ो, 120 और 60 जोड़ो 180 हो रहा हो, सही है। इसके बाद एंगल बी और डी को जोड़ो, 180 हो रहा है, सही है। समझ पाए? उतार दो। चलिए देखिए, चलिए देखिए, इसके बाद क्वेश्चन है 19 और ये है एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल लास्ट है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। आवाज नहीं करिए। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी होते तो 2 पंक्ति अधिक बनती। तो कह रहे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तो इसमें पहले तो मान लीजिए पंक्तियों की, पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, तो टोटल विद्यार्थी क्या हो जाएंगे? पंक्तियों की संख्या गुणा एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या गुणा करा देंगे, सो आ जाए टोटल। देखिए माना पंक्तियों की संख्या बराबर x
एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर y। तो कुल विद्यार्थी कैसे निकालो? कुल विद्यार्थी मान लीजिए कि 5 पंक्ति लगी हुई है, एक पंक्ति में 10 विद्यार्थी हैं, तो टोटल कितने हो गए होंगे? दोनों का गुणा कराएंगे ना, 5 गुणा 10 यानी 50 हो जाएंगे। तो ऐसे ही x पंक्ति है और एक पंक्ति में y विद्यार्थी है, तो टोटल विद्यार्थी कितने हो जाए? x गुणा y। अब आइए प्रथम शर्त से। इनने क्या कहा? प्रथम शर्त में इनने कहा है कि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, अगर 3 विद्यार्थी पंक्ति में अधिक कर देते तो पंक्ति एक कम जाती, यानी कि पंक्ति कितनी हो जाती? पहले x थी, अब कितने एक कम जाए, सो x माइनस। और एक पंक्ति में विद्यार्थी कितने हो जाते? एक पंक्ति में विद्यार्थी बराबर कितना कह रहे हैं? 3 अधिक होते ना, तो पहले y होते, अब कितने होगा? y प्लस 3। तो कुल विद्यार्थी इस हिसाब से कितने आएंगे? कुल विद्यार्थी इन दोनों के गुणनफल के बराबर x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 3। और कुल विद्यार्थी तो वास्तव में xy है, तो रखिए यहाँ पर xy बराबर, इनका गुणा कराइए, xy प्लस के 3x माइनस के y माइनस 3, xy कैंसिल, 3 को उठा के इस साइड लाएं तो बन जाएगा 3x माइनस के y बराबर प्लस के 3। समीकरण पहला। द्वितीय शर्त से इनने क्या कहा कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, तो कह रहे पंक्तियां कितनी अधिक हो जाती? 2 अधिक हो जाती, यानी पंक्ति कितनी हो जाती? पहले x थी, अब 2 ज्यादा हो गई, तो कितनी? x प्लस 2। एक पंक्ति में विद्यार्थी 3 कम होते, पहले कितने होते? y, अब कम होते तो y माइनस 3 कम कर देंगे, तो कुल विद्यार्थी कितने बनेंगे? कुल विद्यार्थी बराबर इन दोनों के गुणनफल के बराबर होंगे कि नहीं? तो यहाँ पर एक्चुअली में जो कुल विद्यार्थी कितने हैं? xy, तो यहाँ पर रखेंगे xy बराबर, इनका मल्टीप्लाई कराइए, क्या बनेगा? xy माइनस के 3x प्लस के 2y माइनस के 6। xy कैंसिल, इनको उठा के इस साइड लाओ, तो ये हो जाएंगे 3x प्लस के, ये हो जाएंगे माइनस के 2y बराबर माइनस 6। समीकरण 2। समीकरण 1 2 को हल कर लोगे तो xy की वैल्यू आए, और xy की वैल्यू आने के बाद कुल विद्यार्थी याद करने हैं, तो इसमें रख देंगे, यानी कि दोनों का गुणा करा देंगे, तो कुल विद्यार्थी आ जाएंगे। कर लोगे? तो ये घर से करके आना है, और यहाँ पर होता है लेसन समाप्त। ठीक है, तो करिए।